हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसको जानने से पहले हमको नर्वस सिस्टम की थोड़ी बहुत जो है जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसी के अंदर जो है हमको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? आवर नर्वस सिस्टम इज आवर बॉडी कमांड सेंटर। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा जो है बॉडी के कमांड सेंटर होता है। इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन। ये जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स से मिलाकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट वर्क बाय सेंडिंग मैसेजेस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो है क्या करता है, ये काम करता है मैसेज के सेंड कर कर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में मैसेज जो है ट्रांसफर करता है बिटवीन आवर ब्रेन एंड ऑल द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है हमारा क्या करता है, एक सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल या मैसेज सेंड करता है हमारे ब्रेन के बीच में और अदर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में। दिस सिग्नल्स टेल अस टू परफॉर्म डिफरेंट। और ये सिग्नल जो है हमारे बॉडी को बताते हैं कि हमको डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं वो कैसे फंक्शन करना है। ये सिग्नल्स के थ्रू जो है कोऑर्डिनेट होता है। It control and coordinate the human body and it give quick responses to our body। एक जो सिग्नल्स होते हैं या मैसेज होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से जनरेट होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन बॉडी को एंड गिव द क्विक रिस्पांस टू द बॉडी। और वो हमारे बॉडी में किस तरह से रिस्पांस करनी है उसको भी बताता है। इट मेंटेन ओवरऑल होम्योस्टेसिस इंटरनल एटमॉस्फेयर ऑफ बॉडी। ये जो है बॉडी का जो भी ओवरऑल होम्योस्टेसिस होता है हमारा नर्वस सिस्टम जो ही क्या करता है उसको मेंटेन करता है। अब नर्वस सिस्टम हमारे जो है डिवाइड होते हैं दो तरह से। एक तो होता है, दो पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मिलकर बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स का, और दूसरा जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम पीएनएस भी बोलते हैं और सेंट्रल नर्वस को सीएनएस बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? The central nervous system is responsible for thinking behavior, emotional behavior, memory related task। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स का क्या काम होता है? वो थिंकिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और मेमोरी रिलेटेड टास्क यानी हमारी याददाश्त को जो है ये सभी जो है कौन से जो है हमारा कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो था नर्व्स से कंट्रोल जो है कंपोज्ड होता है। दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? ये जो है इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से जो है लेकर ब्रेन तक पहुंचाती हैं और फिर ये ब्रेन जो है देन ब्रेन इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एंड प्रोड्यूस आउटपुट and as signal, and this signal carried by the motor neuron and go to the effector organ to produce। तो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारा जो है ऑर्गन्स का होता है वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ब्रेन फोर जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है इंटीग्रेट करता है यानी कि उसको जो है एनालिसिस करता है और फिर जो है एक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। वो रिस्पांस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हमारे ऑर्गन्स तक जाती हैं और फिर वो ऑर्गन हमारा रिस्पांस शो करता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइड होता है दो पार्ट में। और जो है नर्वस सिस्टम जो है हमारा डिवाइड होता है दो पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोलते हैं जो कंपोज्ड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस जो होता है हमारा कंपोज्ड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है कंपोज्ड होता है दो पार्ट से, दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो था सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम एसएनएस बोलते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस बोलते हैं। तो हमको जो है ये पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऐसे ड्रग जो इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं इनकी हमको स्टडी करनी है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम को है एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो होता है वॉलेंट्री मूवमेंट, ये जो है वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए स्केलेटन सिस्टम मेनली मसल विच इज आवर कंट्रोल। ऐसे मसल जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे जो है पैर में, हाथ में,
जो स्केलेटन मसल्स है जो कि हमारे कंट्रोल में है, उनको ये कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट यानी कि जो हमारे ऐसा मूवमेंट जो कि हमारे बॉडी का मूवमेंट जो कि हमारे कंट्रोल में है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम से। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। इसको काट दीजिए, ये एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम जो है नहीं बोलेगा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या है? देखिए, सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा पीएनएस कंपोज्ड होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री मूवमेंट, ऐसे मसल्स को कंट्रोल करता है जिनमें की वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है हमारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट। इट वर्क व्हेन वी रिक्वायर सम एक्शन, ये तभी वर्क करता है जबकि हम कोई एक्शन चाहते हैं। जैसे कि हम हाथ से कुछ उठाना चाहते हैं तो हम हाथ को क्या करेंगे? अपने हाथ को ब्रेन के थ्रू जो है हम जो है सिग्नल्स भेजेंगे कि हमको ये काम करना है, तो वो हमारा हाथ जो है किसी चीज को उठाएगा। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, एसएनएस। ये वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल द स्केलेटन मसल सिस्टम्स, जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट जिनमें हो रहा है, यानी कि उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? इनको जो है हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते जो है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे कि आर्गन का जो है आर्गन इंटरनल आर्गन्स होते हैं उनमें जो भी एक्टिविटी हो रही है उनको कंट्रोल करते हैं। स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रेन, ब्लड वेसल्स, हार्ट बीट, इंटरनल आर्गन, दैट इज नॉट आवर कंट्रोल। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक, ऑटो नाम से ही पता चल रहा है क्या? ऑटोनोमिक यानी कि वो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। तो जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है उसको हम किससे कंट्रोल करते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जिनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है। जैसे हमारा हार्ट बीट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये रेगुलरली बीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। तो ये किससे कंट्रोल होगा? हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इनको कंट्रोल करते हैं। जो भी हमारा इंटरनल आर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, और आपका जो भी इंटरनल आर्गन है, ग्लैंड हो गए, ये सभी कंट्रोल किससे होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है क्लासिफाइड होता है दो तरह के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट वर्क इन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कब काम करता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं या एक्साइटमेंट होता है, उस कंडीशंस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इसका जो है नॉर एड्रेनलिन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, से हमारे जो है ब्रेन से, हमारे जो है नर्वस सिस्टम से जो है हमारा जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। स्ट्रेस कंडीशंस में हम इसको जो है ये रिलीज होता है। एड्रीनर्जिक नर्व, इसी को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? मेंटेनेंस का काम करता है। यानी जब हमारा बॉडी जो है स्ट्रेस कंडीशन से नॉर्मल कंडीशंस में आ रही है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है काम करता है, जो मेंटेनेंस का काम करता है। इसमें जो है मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऑटोनोमिक हमें यही पढ़ना है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है उनको कंट्रोल करता है, यानी हमारे इंटरनल आर्गन्स हैं जिनमें कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो जो है उनको जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, और वो जो है डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, और ये इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय एक्ट करता है जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं या एक्साइटमेंट कंडीशन में होते हैं, या फाइट या फ्लाइट कंडीशन। फाइट और फ्लाइट कंडीशन क्या है? फाइट यानी कि कोई जो है ऐसा जो है अनकंडीशनल सिचुएशन आ गया है कि उसमें जो है हमको या तो फाइट करनी है या तो फ्लाइट करनी है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा? हमको डिसीजन लेना है। जैसे कि हमारे सामने अगर मान लो कि शेर आ गया है,
तो हमको उस कंडीशन में उससे फाइट करना है या फ्लाइट, लड़ना है या भागना है। तो वो जो है इमरजेंसी कंडीशंस हो गया, हमको तुरंत जो है इसके बारे में सोचना होगा कि हमको बाघ से लड़ जाना है या भाग जाना है। तो उस कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होंगे और वो हमको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि हमको जो है बताएंगे कि हमको फाइट करना है या फ्लाइट करना है। यानी स्ट्रेस कंडीशन, वो कौन सा कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और जब स्ट्रेस कंडीशन से या जो है जब हम स्ट्रेस कंडीशन हमारा खत्म हो जाता है, तो जब हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशंस में आती है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और ये किसके थ्रू वर्क करता है, बाय द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, नॉर एड्रेनलिन जो है स्ट्रेस कंडीशंस या फाइट या फ्लाइट कंडीशंस में हमारा नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है। अब देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इट इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंटरनल ऑर्गन और बॉडी। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, ब्रीथिंग, डाइजेशन एक्सेट्रा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये जो है नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, ऐसे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग, डाइजेशन एक्सेट्रा। ये दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। When our body is in abnormal situation or emergency condition, it work। जब हमारा बॉडी जो होता है एबनॉर्मल सिचुएशन में होता है या इमरजेंसी कंडीशन में होता है, फाइट या फ्लाइट सिचुएशंस में, तब जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। इट प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है उस कंडीशंस में जबकि जो है इमीडिएट रिस्पांस जो है रिक्वायर है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे सामने शेर आ जाता है तो उसमें क्या है, हमें इमीडिएट जो है अपने जो है कोई वो लेना है, डिसीजन लेना है कि उससे फाइट करना है या फ्लाइट करना है। ये किसके द्वारा होगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है कंट्रोल होगा। दूसरा होता है हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। When our body come back from sympathetic nervous system to normal condition, ये मेंटेनेंस कंडीशन में हमने बताया था, जब सिंपैथेटिक नर्वस कंडीशन होगा उससे जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा बॉडी आएगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा। इट वर्क सच एज नॉर्मल हार्ट रेट, डाइजेशन, फूड, वर्क एंड रेस्ट कंडीशंस। ये क्या करता है, जैसे स्ट्रेस कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, क्या होगा, स्ट्रेस कंडीशन में हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो उस समय क्या करता है, ये जो है हमारे बॉडी को नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल हार्ट बीट में लाता है, यानी हमारे बॉडी को मेंटेनेंस कंडीशन, रेस्ट कंडीशंस में लाने में हेल्प करता है। सिंपैथेटिक को ही हम क्या बोलते हैं, एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसी को हम एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, इसकी हम डिटेल देखते हैं। It is responsible for control of involuntary or visceral body functions like cardiovascular, respiratory, digestive, urinary, reproductive। ये क्या था, इनवॉलेंट्री या विसरल ऑर्गन्स के फंक्शंस को जो है कंट्रोल करता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर हार्ट पे, रिस्पायरेशन सांस लेने में, डाइजेशन हमारा यूरिनरी पेशाब करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या करता है, काज ब्रोंकोडाइलेशन, हमारा जो लंग्स होता है उसकी मसल्स को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जिससे कि ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है, हम सांस लेने में आसानी हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में करता है डिक्रीज द डाइजेशन बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड। ये जो होता है जो है क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव जो है डाइजेशन को क्या करता है, घटाता है बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। यूरिनरी सिस्टम में क्या करता है, डिक्रीज द एक्टिविटी, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि एक्टिविटी जो है पेशाब करने में जो है उसकी एक्टिविटी जो है घट जाती है। डायलेट, प्यूपिल को डायलेट करता है, हमारे आंख के प्यूपिल को डायलेट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टियोल वेंट्रिकल्स, ये नर्व्स हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसके थ्रू जो है एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है,
ये देखते हैं हम। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल्स विच ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? एक केमिकल सिग्नल्स होते हैं, एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, और या न्यूरॉन से टारगेट सेल्स पे, हमारे आर्गन्स पे, अक्रॉस द सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के अक्रॉस, muscles and gland etc. Neurotransmitters secreted by adrenergic nervous system belong to the chemical class called catecholamines. जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होते हैं वो जो है किस क्लास से बिलोंग करते हैं? कैथिकोलामाइंस। कैथिकोलामाइंस में उनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है कैथिकॉल न्यूक्लियस पाया जाता है, और एमीन जो होते हैं, एमीन उस कैथिकॉल न्यूक्लियस से एमीन जुड़े होते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कैथिकोलेमाइंस। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं थोड़े जो है स्टडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो है सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं इसकी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिक यूनिट, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरॉन्स से ही मिलकर बना होता है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ये क्या करता है? ये जो है इंफॉर्मेशन को जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे ट्रांसफर करता है, या जो है न्यूरॉन से क्या करता है, हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स, ग्लैंड है, मसल्स हैं, उनको जो है ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को। ये देखिए एक न्यूरॉन हमारा ये हो गया, एक न्यूरॉन से हो गया, ये न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट्स पोर्शन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। हमारा जो भी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है वो जो है बनने के बाद हमारा यहाँ पे वेसिकल्स में क्या हो जाता है, आकर जो है स्टोर हो जाता है। ये एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन ये हो गया, इसके जो बीच के गैप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। और ये सिनेप्सिस से पहले के न्यूरॉन्स को हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और इस जो है सिनेप्सिस के बाद वाले न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स बोले जाते हैं। ये हमारा देखिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, सिनेप्सिस से पहले वाला न्यूरॉन, और सिनेप्सिस के बाद वाला न्यूरॉन्स जो हो क्या है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है। और सिनेप्सिस क्या है? जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स का जंक्शन, जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में क्या है, जुड़ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है इनके बीच में जो है सिग्नल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। ये देखिए प्री सिनेप्टिक, यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन है हमने यहाँ पे दिखाया, ये प्री सिनेप्टिक जो है एक्सॉन्स है। इसमें जो है जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या है? कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये वेसिकल्स में छोटे छोटे थैली में बनने के बाद जो है स्टोर हो जाते हैं। जब हमारा ब्रेन से सिग्नल्स आता है कि हमको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो ये जो है वेसिकल्स में जो ट्रांसमीटर्स होते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है रिलीज होकर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगे, या जो है हमारा इफेक्टर आर्गन जो है, आर्गन्स पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ये इस पे जो है आकर जो है ये बाइंड होकर अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। ये पोस्ट सिनेप्टिक, ये जो है इफेक्टर ऑर्गन्स हो गया, यानी हमारा जो है ऑर्गन्स पे जो रिसेप्टर लगे होते हैं ये यहाँ से रिलीज होकर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड होकर एक्शन शो करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम। अब जो एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरो मतलब न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर्स मतलब ट्रांसफर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हम किसे कहते हैं? यानी कि न्यूरॉन्स जो कि क्या कर रहा है, जो इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर कर रहा है, यानी ऐसे केमिकल्स जो हैं जो कि हमारे जो भी सिग्नल्स हैं उसको जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। Neurotransmitter are the chemical messenger that transmit signal from a neuron to the target cell या न्यूरॉन across the synapses। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये जो है जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, या टारगेट सेल जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन होता है उस पे जो है सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं कि हमारा क्या एक्शन शो करना है। एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस्ड एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉल्ड, जो एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम है हमारा वो जो है एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैथेकोलामाइंस। ये तीन तरह के होते हैं, डोपामाइन, एड्रिनलिन, इसी को हम इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नॉर एड्रिनलिन, इसी को हम नॉर इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये देखिए एग्जांपल, ये हमारा जो है कैथेकोल, ये कैथिकॉल न्यूक्लियस है,
यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बेंजीन रिंग, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे और जो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, तो इसको हम कैथिकॉल रिंग बोलते हैं। और ये जो है एमीन ग्रुप जो है एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है इसमें, तो एमीन है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैथिकोलामीन्स। इस पूरे केमिकल को हम कैथिकोलेमीन्स बोलते हैं, यानी कि कैथिकॉल रिंग जो है एमीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पूरा कैथिकोलामीन्स। ये डोपामाइन हमारा हो गया, डोपामाइन का स्ट्रक्चर है, देखिए कैथिकॉल रिंग से CH2 NH2 जुड़ा हुआ है, एड्रेनालिन यहाँ पे है, तो ये जो है ये कैथिकॉल रिंग है, और ये हमारा CHOH CH2 NH, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया है, तो CH3 आ गया है, और यहाँ पे अल्फा, ये बीटा पोजीशन है, ये इससे जुड़ा हुआ है अल्फा, और ये जो है बीटा एमिनो ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन पे और बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आ जाता है, तो एड्रेनालिन हो जाता है। नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर ये है, अल्फा ये है, बीटा कार्बन पे OH ग्रुप रहता है, और हमारा NH2 है, ये क्या है, नॉर एड्रेनालिन। कैथेकोलेमिन्स आर द कैथेकोलेमिन्स क्या होते हैं, इज ए मोनोएमीन न्यूरोट्रांसमीटर विच इज कैथेकॉल रिंग इज प्रेजेंट विद साइड एमीन चेन। कैथिकॉल रिंग ये हो गया, ये एमीन चेन हो गया हमारा, ये मिलकर कैथिकोलामाइंस बना लेते हैं। डोपामाइन जो होता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, फीलिंग ऑफ प्लेजर, आल्सो एडिक्शन, मूवमेंट एंड मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन जो होता है, ये जो है इट इफेक्ट कंसंट्रेशन, जो हमारा जो एकाग्रता होती है, एकाग्रता कंसंट्रेशन, उसको जो है ये मेंटेन करता है। इफ इफेक्ट अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग एक्शन इन द ब्रेन, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ब्लड फ्लो। और इपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनालिन जो था फाइट या फ्लाइट के केस में जो है एक्टिवेट होता है। इट प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो। अब हम बायोसिंथेसिस, ये कैथेकोलामीन्स जो है हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी बायोसिंथेसिस, इनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इसकी हम स्टडी करते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ कैथेकोलामाइन्स, biosynthesis of catecholamines, that is dopamine, epinephrine, norepinephrine, involve a sequence of enzymatic reaction। ये जो है एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू जो है इनका सिंथेसिस होता है। कैथेकोलामिन synthesized in adrenergic and dopaminergic neuron in the CNS, in synaptic neuron of ANS autonomic nervous system and in adrenal medulla। adrenal medulla हमारे जो है किडनी के पास पाया जाता है, तो इन जगहों पे जो है इसका कैथेकोलामाइन्स का सिंथेसिस होता है। द एमिनो एसिड L-टायरोसिन इज द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कैथेकोलामाइन्स। एमिनो एसिड L-टायरोसिन जो होता है ये इसका प्रिकर्सर, स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैथेकोलामाइन्स। L-टायरोसिन जो होता है इन परसेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के परसेंस में क्या कर देता है, हाइड्रोक्सिलेज जो होता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है जो क्या करता है, वो OH ग्रुप को जो है ऐड कर देता है। तो ये जो है L-टायरोसिन हमारा प्रिकर्सर जो है, स्टार्टिंग अमीनो एसिड है फॉर सिंथेसिस ऑफ कैथेकोलामाइन्स इन परसेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये देखिए यहाँ पे जो है एक OH ग्रुप जो है जुड़ जाता है हमारा यहाँ पे, तो क्या हो गया ये L डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन। ये L-टायरोसिन था, यहाँ पे जो है OH ग्रुप एक इस पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप L-टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में इस पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप जुड़ जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जा रहा है, L डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन। इसी को हम क्या बोलते हैं, L डोपा भी बोलते हैं। अब ये जो है L डोपा जो हमारा ये बन रहा है, इसको जो है डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकाल देता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, ये CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इससे COO2 अगर निकल जाता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप है, CH2, एक जो है CH था, एक CO2 निकल गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ का लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 और NH2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डोपामाइन हो गया। यानी कि L-टायरोसिन से जो है हमारा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, OH ग्रुप को जो है इस पोजीशन पे हमारे ऐड कर दे रहा है। तो हमारा क्या हो जा रहा है, L डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन हमें मिल जा रही है, इसी को हम L डोपा भी बोलते हैं।
अब इस एल डोपा जो है डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज हो जाता है और हमारा डोपामाइन जो है मिल जाता है। ये हमारा डोपामाइन मिल गया। अब डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज, इस पे जो है डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज काम करता है। तो डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, ये हमारा अमीनो ग्रुप से सटा हुआ जो है कार्बन जो है लगा हुआ कार्बन अल्फा है और ये बीटा कार्बन है। तो ये जो है डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज यानी बीटा पोजीशन पे जो है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, OH ग्रुप को ऐड कर देता है। तो देखिए OH, इससे हमारा पता चल जा रहा है नाम से ही, बीटा हाइड्रोक्सिलेज यानी बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप को जोड़ दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब हमारा ये, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर इपिनेफ्रिन। ये क्या है हमारा, नॉर इपिनेफ्रिन। ये भी कैथेकोलामिन्स डोपामाइन, नॉर इपिनेफ्रिन, अनिफ्रिन। अब नॉर इपिनेफ्रिन हमारा बन गया और नॉर इपिनेफ्रिन से हम पे एक्ट करता है हमारा एन मिथाइल ट्रांसफिरेज। ये एंजाइम जो होगा एन मिथाइल ट्रांसफिरेज जो है एक्ट करेगा, जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा इस NH2 पे। तो ये देखिए एक मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जा रहा है। तो क्या हमारा मिल जा रहा है, इपिनेफ्रिन। तो हमारा क्या है, ये देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ कैथेकोलामिन्स। एल टाइरोसिन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, उससे हमारा जो है एल डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन बना इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टाइरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम जो है एल डोपा पे जो है डोपा डिकार्बोक्सिलेज एक्ट किया, तो हमारा जो है कैथेकोलामिन्स हमारा पहला मिला डोपामाइन। डोपामाइन से हमें मिल रहा है नॉरइपिनेफ्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। और नॉरइपिनेफ्रिन पे एक्ट कर रहा है हमारा मिथाइल एन मिथाइल ट्रांसफिरेज, तो हमको क्या मिल जा रहा है, इपिनेफ्रिन। यानी हमारे तीनों जो है कैथेकोलामाइंस, डोपामाइन, नॉरइपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन जो है हमारी इनकी बायोसिंथेसिस जो है ये हो गई। अब जो है स्टोरेज ऑफ कैथेकोलामिन्स, जो भी ये बायोसिंथेसिस हमारे कैथेकोलामिन्स के हो रहे हैं, इनकी स्टोरेज कैसे होगी। After the synthesis, catecholamines are stored in synaptic vesicles on the adrenergic nerve ending and released by exocytosis. सिंथेसिस के बाद जो कैथेकोलामाइंस होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो है नर्व्स की एंडिंग में जो है एक्सॉन्स के जो एंडिंग्स होते हैं उसमें जो है स्टोर हो जाते हैं। और जब भी सिग्नल आता है तो एक्सोसाइटोसिस जो है हमारा जो वेसिकल्स होती हैं वो टूट जाती हैं और कैथेकोलामाइंस रिलीज होकर अपना एक्शन शो करते हैं। देन न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, जब न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। इन एड्रिनल मेडुला कैथेकोलामाइंस आर स्टोर्ड इन ए क्रोमेफिन ग्रेनुल्स, यानी कि और सभी जगहों पे क्या है, जो कैथेकोलामिन्स स्टोर हो रहा था वो वेसिकल्स में, यानी छोटे छोटे क्या है जो है छोटे छोटे वेसिकल्स में जो है स्टोर हो रहे थे। जबकि एड्रिनल मेडुला में जो स्टोर होता है उसमें किस में स्टोर होता है, क्रोमेफिन ग्रेनुल्स में स्टोर होता है। देखिए ये हमारा जो है सीक्वेंस एल टाइरोसिन से जो हमारा टाइरोसिन डोपा डोपामाइन नॉरएड्रेनालिन ये हमारा जो है बायोसिंथेसिस हो रहा है। बायोसिंथेसिस के बाद क्या हो रहा है, हमारा जो है नॉरएड्रेनालिन रिलीज होकर ये जो आर्गन्स होते हैं तो उन पे अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, उससे बाइंड होकर रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब कैटाबोलिज्म ऑफ कैथेकोलामिन्स, कैथेकोलामिन्स का कैटाबोलिज्म हम देख लेते हैं कि कैसे इनका कैटाबोलिज्म होता है, यानी कि इनका बायोट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। आल्सो नोन एज मेटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामिन्स या बायोट्रांसफॉर्मेशन टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। इनका जो है टर्मिनेशन ऑफ एक्शन जो है अपना जो है इनका बायोसिंथेसिस, न्यूरोट्रांसमीटर्स का बायोसिंथेसिस हुआ, अब उन्होंने एक्शन शो किया। अब एक्शन शो करने के बाद क्या होगा, उनका जो है एक्शन का टर्मिनेशन होगा, वो किसके थ्रू होगा, कैटाबोलिज्म के थ्रू। The two main enzymes involved in the biotransformation of catecholamines are monoamine oxidase MAO present in the outer membrane of mitochondria। ये क्या करती हैं, डीएमिनेशन करती हैं, माओ मोनोएमिन ऑक्सीडेज, और कैथिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। दो एंजाइम्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैथेकोलामिन्स और टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ कैथेकोलामिन्स। तो comet is found in nearly all cells including erythrocytes, thus this enzyme can act on extraneuronal catecholamines। ये क्या करता है, मिथाइल रिंग में मिथाइलेशन का काम कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। मेजर फाउंड इन
लीवर एंड किडनी मेन जनरली जो है ये लीवर और किडनी में जो होता है हमारा जो है मेन साइट क्या होता है कैटाबोलिज्म का या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, किडनी होता है। तो ये मोनो अमीन ऑक्सीडेज और कैथिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जनरली हमारे लीवर्स में पाए जाते हैं और ये दो एंजाइम्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं फॉर टर्मिनेशन ऑफ एक्शंस ऑफ कैथेकोलामिन्स। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कैटाबोलिज्म के, देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैटाबोलिज्म ऑफ कैथेकोलामिन्स। कौन कौन से जो है, देखिए पहला स्टेप क्या है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेट्स नॉर इपिनेफ्रिन टू गिव 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। हमारा जो है ये देखिए ये हमारा है कैथेकोलामिन्स हो गया। अब इसका हमने देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम ये हमारा जो है कैथिकॉल रिंग हो गया और ये साइड चेन हो गया, अगर NH के साथ R जो है ये हमने R इक्वल टू H है तो ये क्या हो जाएगा नॉरइपिनेफ्रिन, और R की जगह पे अगर CH3 है तो क्या हो जाएगा इपिनेफ्रिन। अब इस कैथेकोलामिन्स का जो है हमारा कैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो तीन तरह जो है तीन पाथवे फॉलो करता है। पहला पाथवे जो है माओ जो है इसको जो है इसमें कन्वर्ट कर देगा, माओ एंजाइम मोनो एमिनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम्स होते हैं वो जो है इसको कन्वर्ट इसमें कर देते हैं 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। माओ मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, माओ क्या है हमारा मोनो एमीन ऑक्सीडेज। मोनो एमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, ये जो है डीएमिनेशन करता है, ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेशन काज करता है। तो माओ ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेशन टू गिव 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड DOPGAL। फर्स्ट जो है पाथवे क्या है, माओ जो है इसमें कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड पाथवे क्या होता है, ये जो है कॉमेट जो होता है इसको जो है नॉर मेटानेफ्रिन या मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और या थर्ड पॉसिबिलिटी जो है माओ और एल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज जो होते हैं एंजाइम एक्ट कर क्या कर देते हैं इसको में कन्वर्ट कर देते हैं 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। यानी जो हमारे कैथेकोलामाइन्स होते हैं इनका जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म जो होते हैं तीन जो है पाथवे हैं। पहला जो है बाय माओ के थ्रू हो सकते हैं, या उस पे जो है कॉमेट एक्ट कर जो है करेगा डायरेक्टली, या थर्ड जो है उसका पाथवे है माओ के साथ साथ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज भी एक्ट करेगा इस पे। तो देखिए माओ अगर एक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माओ क्या करता है, माओ जो है ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेशन करता है, यानी कि एमिन्स को क्या करता है रिमूव कर देता है। तो माओ जब एक्ट करेगा तो यहाँ से एमिन ग्रुप ये निकल जाएगा और इसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा ग्रुप, तो ये तो ऐसे ही रहेगा CHOH, ये ग्रुप ये हमारा एमिन ग्रुप डीएमिनेशन हो गया और CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CHO ग्रुप हमारा जो है एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब ये जो हमारा 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड बना जिसको हम DOPGAL बोल रहे हैं, वो एल्डिहाइड रिडक्टेज के परसेंस में क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो रिडक्शन होगा तो ये क्या देगा, अल्कोहल दे देगा। तो ये क्या हमारा ये ग्रुप CHO ग्रुप जो है रिड्यूस होकर किसमें जाएगा, CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इस पे जो है कॉमेट कैथिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करेगा। इसका नाम क्या है कैथिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, यानी कैथिकॉल ग्रुप पे ओ से मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। यानी कि देखिए इस जो है OH ग्रुप में कैथिकॉल ग्रुप में हमारा OH जो था यहाँ पे उस पे क्या हो गया, एक मिथाइल ग्रुप आकर लग गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 मिथॉक्सी हम इसका नंबरिंग यहां से कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे क्या है मिथॉक्सी ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे मिथॉक्सी ग्रुप CH3O 3 मिथॉक्सी। फोर्थ पे हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या है फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा बन गया। अब जो ये हमारा मिल रहा है 3 मिथॉक्सी फिनाइल इथाइल ग्लाइकॉल, इस पे जो है एल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है एक्ट करेगा और क्या कर देगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसका जो है ऑक्सीडेशन कर देगा
और CH2OH जो है एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये CH क्या हो गया हमारा जो है, ये ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप जो है एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2OH ग्रुप जो है एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेनाइलिन मेंडेलिक एसिड भी बोलते हैं। यही हमारा मेजर, ये जो बेनाइलिन मेंडेलिक एसिड होता है ये मेजर मेटाबोलाइट होता है या लास्ट मेटाबोलाइट होता है। उसके बाद से जो हमारा कैथेकोलामिन्स जो होता है बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो VMA इसी को हम क्या बोलते हैं, VMA क्या है, वेनाइलिन मेंडेलिक एसिड। ये जो है अब जो है लास्ट जो है स्टेप होता है और ये हमारा जो है मेजर मेटाबोलाइट होता है कैथेकोलामिन्स, ये रिमूव हो जाता है। अब देखते हैं अगर कॉमेट एक्ट करता है तो क्या होता है। कॉमेट एक्ट किया तो क्या किया इसने, मिथाइल ट्रांसफिरेज, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, अगर R=H हम ले लेते हैं तो ये नॉर मेटानेफ्रिन हो जाएगा, और R की जगह अगर CH3 हम रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटानेफ्रिन। अब इस पे जो है माओ एक्ट किया और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा। तो क्या कर देगा, इस ग्रुप को जो है ऑक्सीडाइज कर किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो हमारा क्या मिल गया, अल्टीमेटली 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड जो है हमारा मेन मेटाबोलाइट जो है ये मिल जाएगा। अब जो थर्ड पाथवे जो था माओ और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कर रहे थे, तो क्या हो जा रहा हमारा जो है डायरेक्टली जो है क्या मिल जा रहा है हमको, 3,4-डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। 3-4 थर्ड जो है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, 3,4-डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड हमको मिल गया। तो यहाँ इस पे जो है एक्ट करता है, कॉमेट एक्ट करेगा। तो कॉमेट एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको जो है वो मिथाइल ट्रांसफिरेज यहाँ पे क्या करे, मिथाइल ग्रुप को जोड़ देगा। तो कॉमेट क्या करता है, कॉमेट का क्या, कैथिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफिरेज, यानी कैथिकॉल ग्रुप पे ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप इस पे ट्रांसफर कर दे रहा है। तो इसलिए इसका क्या नाम है, कैथिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफिरेज। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया तो हमारा क्या बन गया, 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। यानी जो भी 3 पाथवे हैं, पहला जो है MOH के थ्रू, दूसरा जो है कोमेट के थ्रू, या माओ और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तीनों क्या करते हैं, तीनों के मेटाबॉलिज्म से हमारा लास्ट स्टेप में जो क्या मिल रहा है, 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड, वेनाइलिन मेंडेलिक एसिड हमको मिल रहा है, जो कि हमारा मेजर मेटाबोलाइट है और वो हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे डिटेल्ड में जो है आपको स्टेप्स दिखाया था। पहला स्टेप में क्या है, माओ ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेट नॉर इपिनेफ्रिन टू गिव 3,4-डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड DOPGAL। यही जो हमने स्टेप्स दिखाया इसी को हमने डिटेल्ड में यहाँ लिख दिया है, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 3,4-डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू 3,4-डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन glycol by the action of aldehyde reductase. This glycol metabolite reduced in the circulation and undergo methylation by comet that result in the formation of 3-methoxy 4-hydroxy phenyl ethylene glycol. 3-methoxy 4-hydroxy phenyl ethylene glycol is oxidized by the aldehyde dehydrogenase to give 3-methoxy 4-hydroxy Mendelic acid. This metabolite is commonly known as vanillin Mendelic acid VMA and is major metabolite होता है. In extraneuronal sites such as liver, norepinephrine and epinephrine undergo oxidative deamination by MAO to give aldehyde, which is oxidized by aldehyde dehydrogenase to give 3,4-dihydroxy Mendelic acid. Norepinephrine and epinephrine also undergo methylation by comet on the meta OH group of the कैथिकॉल। मिथाइल ग्रुप जो है जुड़ जाता है मेटा पोजीशन पे जो OH ग्रुप है कैथिकॉल में, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर मेटानेफ्रिन या मेटानेफ्रिन।
हमने देखा यहाँ पे देखिए मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन। तो अल्टीमेटली इन सभी स्टेप्स में क्या हो जा रहा है, सभी स्टेप्स में हमारा जो है लास्ट में जो है हमारा मेन मेटाबोलाइट जो मेजर मेटाबोलाइट है वो 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है।